क्या हाल है आप सबके। तो नीट 2024 अंतिम प्रहार में एक और रैपिड फायर सुपर क्विक रिवीजन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात करेंगे। यहां से क्वेश्चन करीब करीब आना तय होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन कहते किसे हैं? क्वेश्चन नंबर 1, ट्रांसक्रिप्शन कैसे कहते हैं? आप ये कहेंगे कि डीएनए की टेम्पलेट पर आरएनए के सिंथेसिस को आप क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। पहले भी हम 2-3 बार ये बात कर चुके हैं, क्योंकि लैंग्वेज अभी भी न्यूक्लियोटाइड की है, स्लाइट वेरिएंट है सेम लैंग्वेज की, इसीलिए इसे नकल या ट्रांसक्रिप्ट कहा जाता है। सो कौन सा आरएनए, क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा आरएनए डीएनए की टेम्पलेट पर ट्रांसक्राइब होता है? तो आप ये कहेंगे सारे मेजर सेलुलर आरएनए, चाहे वो एमआरएनए हो, चाहे वो आरआरएनए हो, चाहे वो टीआरएनए हो। प्लीज ट्राई टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम आर ट्रांसक्राइब्ड ऑन द टेम्पलेट ऑफ डीएनए। तीसरा क्वेश्चन, क्या यहां पर भी कॉम्प्लीमेंटेरिटी का ध्यान रखा जाता है? बिल्कुल, यहां पर भी कॉम्प्लीमेंटेरिटी का ध्यान रखा जाता है। बस फर्क यह आएगा कि थाइमीन आपको पता है उसकी जगह क्या होगा? यूरासिल होगा। आरएनए में थाइमीन नहीं होता, उसकी जगह यूरासिल होता है। तो एडेनिन बेस पेयर करेगा यहां पर यूरासिल से बजाय थाइमीन के। सो ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे कि ये बताइए दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब क्यों नहीं होते? जबकि आप ये कह रहे थे कि डीएनए रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करते हैं, यहां पर एक ही टेम्पलेट का काम क्यों करता है? दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब हो जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 4 ये है। तो मैं 2 स्ट्रैंड डीएनए के बना रहा हूं, ATGC। बड़े ध्यान से देखिएगा, इसको मैं लिख देता हूं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यहां पर लिख देता हूं 3 प्राइम टू 5 प्राइम। दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब आइडेंटिकल नहीं है। सो एक और चीज याद रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री डज नॉट मीन आइडेंटिकल। इसके ऊपर हम ट्रांसक्रिप्ट बनाते हैं, और जैसे ही हम ट्रांसक्रिप्ट बनाएंगे तो आप देखिए यहां पर U आएगा, यहां C, यहां A, यहां C और यहां G आएगा। सो प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस। ये वाला एंड 3 प्राइम होगा, ये वाला एंड 5 प्राइम होगा। इसके ऊपर बनाइए। सो इसके ऊपर आप क्या करेंगे? AUGC। और ये वाला एंड कौन सा होगा? 3 प्राइम। और ये वाला एंड क्या होगा? 5 प्राइम। अब आप ऐसे करिए कि दोनों मैसेंजर आरएनए जो बने हैं इनको अलग अलग कर लीजिए। सो अगर आप दोनों मैसेंजर आरएनए को एक दूसरे से अलग कर लेंगे तो बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंटेरिटी का मतलब आइडेंटिकल नहीं है, तो इन दोनों के ऊपर जो जेनेटिक कोड लिखा है वो अलग है। इसका मतलब दोनों के दोनों से जो ट्रांसलेट होकर के प्रोटीन बनेगा वो अलग बनेगा। और जनरली एक ही प्रोटीन बनाने की जरूरत है, इसीलिए ये कॉम्प्लिकेट कर देगा सेल डिवीजन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, फ्लो को। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों एक दूसरे के भी कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और इसलिए बहुत संभावना है कि ये जुड़ करके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना दे, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ट्रांसलेट नहीं होता है। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई? क्वेश्चन नंबर 5 समझिए। जब आप ये कह रहे हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन के बजाय ट्रांसक्रिप्शन में केवल एक ही स्ट्रैंड पर ट्रांसक्रिप्ट बनना है, एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि कैसे यह पता लगेगा कि कहां से कहां तक ट्रांसक्राइब करना है। और इसलिए आपकी एनसीईआरटी ये कह रही है कि जरूरी यह है कि आपको वो डिमार्केट करना पड़े रीजन कि कहां से कहां तक ट्रांसक्रिप्शन होना है। सो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसीलिए हम ये कहेंगे कि टेम्पलेट स्ट्रैंड पर क्या होगी? एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होगी। उस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में वो स्ट्रक्चरल जीन है जिसका मेन ट्रांसक्रिप्ट बनना है, और उस स्ट्रक्चरल जीन के साथ में 2 और इंपॉर्टेंट रीजन होंगे। एक स्ट्रक्चरल जीन के अपस्ट्रीम होगा जिसे आप कहेंगे प्रमोटर, और एक डाउनस्ट्रीम होगा जिसे आप कहेंगे टर्मिनेटर। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के कंपोनेंट क्या क्या है? सो 3 कंपोनेंट हमने क्या बताया बेटे? एक प्रमोटर है, एक स्ट्रक्चरल जीन है, और एक टर्मिनेटर है। जैसे ही आप आगे चलेंगे तो बात होगी कि ये एंजाइम क्या, कौन सा एंजाइम होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होने वाला एंजाइम कौन सा होगा? क्योंकि मैं डीएनए की टेम्पलेट पर आरएनए बना रहा हूं, तो ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होगा। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये डीएनए की टेम्पलेट पर आरएनए सिंथेसाइज करेगा। अब प्रोकैरियोट में आपसे पूछेंगे कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के कुछ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, तो आप ये कहेंगे कि जो इसका मेन एंजाइम है उसकी 5 सब यूनिट होती है, 5 पॉलीपेप्टाइड चेन है, लेकिन जब इनिशिएशन होता है
है तो वो एक और सब यूनिट के साथ जुड़ जाता है जिसे आप कहते हैं सिग्मा सब यूनिट, वो भी प्रोटीन है और सिग्मा सब यूनिट के साथ जुड़ने के बाद में कंप्लीट या होलो एंजाइम बन जाता है। और जिस टाइम पर उसने ट्रांसक्रिप्शन करना है तब वो जाकर के कुछ टर्मिनेशन फैक्टर्स के टर्मिनेशन करना है तब वो जाकर के कुछ टर्मिनेशन फैक्टर्स के साथ में जुड़ जाता है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक बीच में बेटे मेन एंजाइम है और वो जो मेन एंजाइम है वो केवल इलॉन्गेशन स्टेप को कैटालाइज करता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे एग्जामिनर ये पूछेगा कि अगर मेन आरएनए पॉलीमरेज केवल इलॉन्गेशन स्टेप को कैटालाइज कर सकता है तब ये एंजाइम कैसे इनिशिएट भी कर लेता है और टर्मिनेट भी कर देता है। तो आप ये कहेंगे इनिशिएशन के लिए इनिशिएशन फैक्टर चाहिए और टर्मिनेशन के लिए टर्मिनेशन फैक्टर चाहिए। इनिशिएशन फैक्टर का नाम क्या है? प्रोकैरियोट्स में सिग्मा सब यूनिट है। और टर्मिनेशन फैक्टर में कौन है? दो तरह के होते हैं, रो डिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट फैक्टर। इन सब का जो जुड़ना है इस मेन एंजाइम के साथ में वो केवल ट्रांजिएंट होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अभी आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया कि ट्रांसक्रिप्शन में एक्चुअली 3 स्टेप है। पहला स्टेप है इनिशिएशन, दूसरा इलॉन्गेशन और तीसरा टर्मिनेशन। एग्जामिनर आपसे पूछेगा इनिशिएशन का मतलब क्या है? इनिशिएशन का मतलब यह है कि आरएनए पॉलीमरेज, ध्यान से सुनना बेटे, आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल जीन को नहीं पहचानता, वो पहचानता है बेटे प्रमोटर को, और वो प्रमोटर में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को पहचानता है और वहां जाकर के बाइंड करके उसके पीछे जो भी चीज इन्वॉल्व है टर्मिनेटर तक उसे ट्रांसक्राइब कर देगा। तो इस चीज को मैं 1 मिनट के लिए पिक्टोरियली बता रहा हूं आपको। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मान लीजिए ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, इसमें ये एरिया प्रमोटर है, ये स्ट्रक्चरल जीन है, ये टर्मिनेटर है। सो हम ये कह रहे हैं कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो बेटे इस स्ट्रक्चरल जीन को नहीं पहचानता, उसकी सिग्मा सब यूनिट की मदद से वो आकर के जुड़ता है किस पर? प्रमोटर पर, और प्रमोटर के नीचे जो भी है उसे ट्रांसक्राइब कर देगा। सो ये प्रमोटर की इंपॉर्टेंस समझिए। प्रमोटर जो है जीन एक्सप्रेशन में बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले करता है। इसीलिए बेटे ये क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं, इसीलिए रिकॉम्बिनेशन डीएनए में, डीएनए टेक्नोलॉजी में अगर आप ह्यूमन जीन भी यहां पर जोड़ देंगे और किसी रेजिडेंट प्रमोटर के साथ में वो जीन इन्वॉल्व होगी तो वहां पर जो एंजाइम है वो बेटे उस वाली जीन को भी ट्रांसक्राइब कर देगा। ये वो वजह है कि आप क्यों ये प्रोडक्ट बना पाएंगे एक बैक्टीरियल जीन में, अगर वो ये बैक्टीरियल सेल में अगर बेटे आरएनए पॉलीमरेज अपनी खुद की जीन्स को पहचानता कि ये बैक्टीरियल सेल की है कि नहीं है तो ट्रांसक्राइब नहीं होती ह्यूमन जीन। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द प्रमोटर। प्रमोटर की इंपॉर्टेंस को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे ये पूछेंगे कि इन दोनों स्ट्रैंड को अलग तो करना पड़ेगा एक दूसरे से, इन दोनों स्ट्रैंड को अलग तो करना पड़ेगा। इतने एरिया में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, यहां पर खोलना पड़ेगा। क्या पूरा खोलेंगे? जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में हमने दोनों स्ट्रैंड्स को टोटली एंटायरली लेंथ में एक दूसरे से अलग कर दिया था, क्या ये काम हमें ट्रांसक्रिप्शन में भी करना पड़ेगा? आप कहेंगे नहीं, हम यहां पर केवल लोकलाइज्ड बेटे इसको ओपन करेंगे और ये काम आरएनए पॉलीमरेज खुद कर देगा। सो यहां पर हेलिकेज नहीं चाहिए बेटे, आरएनए पॉलीमरेज खुद क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर ओपनिंग कर देता है। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए। क्वेश्चन नंबर 13, आरएनए पॉलीमरेज की यह प्रॉब्लम नहीं है कि वो इनिशिएट नहीं कर सकता, वो इनिशिएट भी कर सकता है। हां, यह प्रॉब्लम है कि उसमें प्रूफ रीडिंग फंक्शन बहुत बेहतर नहीं है और इसीलिए जब आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बनता है तो उसमें एरर रहने की संभावना बहुत ज्यादा है। हम पहले ही देख चुके हैं कि ऐसे वायरसेस जिनका जीनोम आरएनए है वो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, उनका लाइफ स्पैन छोटा होता है, बहुत तेजी से अपना जेनेटिक मटेरियल क्या करते हैं? रेप्लिकेट करते हैं, क्योंकि फाइडेलिटी ज्यादा नहीं है इसीलिए म्यूटेशन ज्यादा होती है, नए वेरिएंट्स आते हैं और इसीलिए इवोल्यूशन बहुत तेजी से होता है। इस तरह के वायरसेस का जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं यहीं पर आपको करा देता हूं, बड़े ध्यान से देखिए। हमने ये कहा कि जिसके ऊपर जो वो डीएनए का स्ट्रैंड जिसके ऊपर कुछ बनेगा उसे तो कहेंगे टेम्पलेट, और जिसको आप डिस्प्लेस कर देंगे उसे आप कहेंगे कोडिंग। एग्जामिनर आपसे कहेगा कोडिंग किसी भी चीज के लिए कोड नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 14, फिर इसे कोडिंग क्यों कहा जाता है? आप ये कहेंगे कि टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। इसीलिए टेम्पलेट स्ट्रैंड पर जो आरएनए बनेगा उसकी सीक्वेंस बिल्कुल कोडिंग स्ट्रैंड जैसी होगी, सिर्फ थाइमीन की जगह क्या होगा बेटे? यूरासिल होगा। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। और हम ये कह रहे हैं क्योंकि इट रिजेंबल्स एग्जैक्टली द स्ट्रैंड व्हिच इज कॉल्ड एज द कोडिंग स्ट्रैंड, जो डिस्प्लेस हुआ है, ये वो वजह है कि उसे कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। हालांकि वो किसी भी चीज के लिए कोड नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछेंगे कन्वेंशन क्या है? प्रमोटर और टर्मिनेटर की जो सीक्वेंस है उसको डिफाइन करने की कन्वेंशन क्या है? तो आप ये कहेंगे कि ये प्रमोटर अपस्ट्रीम है स्ट्रक्चरल जीन से। देखिए आरएनए पॉलीमरेज लिटरली समझिए यहां पर बाइंड करेगा और ऐसे चलेगा तो हमें समझ में आ गया ये अपस्ट्रीम है और ये डाउनस्ट्रीम है। लिटरल मीनिंग आपको समझ में आ गया।
लेकिन इस प्रमोटर को 5 प्राइम कहेंगे, जबकि देखिए किस तरफ रहा है 3 प्राइम, क्योंकि कन्वेंशन ये है कि जो आप प्रमोटर की क्या बता रहे हैं, पोजीशन बता रहे हैं, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द कोडिंग स्ट्रैंड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसी तरह से जो टर्मिनेटर है डाउनस्ट्रीम बड़ी आसानी से समझ में आ रहा है, लेकिन ये क्या है बेटे 3 प्राइम विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चरल जीन। एक और क्वेश्चन नंबर 17, इट इज द लोकेशन ऑफ द प्रमोटर दैट डिफाइंस द टेम्पलेट एंड द कोडिंग स्ट्रैंड। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड इसलिए है बेटे क्योंकि ये रहा प्रमोटर और यहां पर बेटे टर्मिनेटर है। ये अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड होता, ध्यान से समझना बेटे, अगर ये टेम्पलेट स्ट्रैंड होता तो ये कोडिंग स्ट्रैंड होता, तो यहां प्रमोटर होता और यहां टर्मिनेटर होता। इसका मतलब यह हुआ कि एनसीईआरटी कह रही है कि अगर प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में पोजीशन को स्विच कर दिया जाए, देन द डेफिनेशन ऑफ द टेम्पलेट एंड द कोडिंग स्ट्रैंड विल बी रिवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आज आपको करा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटे ट्रांसक्रिप्शन। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब हमने ये कहा कि जीन की डेफिनेशन क्या है, जीन क्या बनाती है, तो हम ये कह रहे हैं कि एक सिंपल टर्मिनोलॉजी में जब आप पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस की बात करते हैं कि जीन एक प्रोटीन के लिए कोड कर रही है, तब आप जीन को डिफाइन करते हैं एज ए सिस्ट्रॉन। सो आप ये कहते हैं सिस्ट्रॉन वो सेगमेंट है डीएनए का जो कोड कर रही है एक पॉलीपेप्टाइड के लिए। प्रोकैरियोट में क्वेश्चन नंबर 18 19 मुझे नहीं पता बेटे कौन सा नंबर है, मैं भूल गया हूं। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए बनता है, यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है। एक और बात याद रखिएगा, अगली जो लाइन कह रहा हूं दैट इज द बिगिनर्स डेफिनेशन ऑफ ओपरन। ये बेटे क्वेश्चन नंबर 19 बड़े ध्यान से समझ लीजिए, मैं बिगिनर्स डेफिनेशन ऑफ ओपरन बता रहा हूं। ओपरन का बेसिक मतलब यह है कि प्रोकैरियोट में एक ही मेटाबॉलिक पाथवे में इन्वॉल्व होने वाली जीन्स साइमल्टेनियसली डीएनए में एक के बाद एक लोकेटेड होती हैं एंड दे शेयर अ कॉमन प्रमोटर। लैक ओपरन याद कीजिए, ZYA तीनों एक साथ हैं और उनका एक कॉमन प्रमोटर है। यह बिगिनर डेफिनेशन है ओपरन की, आज इसे समझ लीजिए। सो यहां पर हमें यह बात समझ में आ गई कि मोनोसिस्ट्रॉनिक क्या है और पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्या है। दूसरी चीज यह है कि यहां पर जो यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स में आप ये देखेंगे बेटे कि जीन स्प्लिट है। इसका मतलब यह हुआ कि ये कोडिंग सीक्वेंस है, बीच बीच में नॉन कोडिंग सीक्वेंस आएगी। तो ये बेटे इंट्रॉन है, ये एक्सॉन है, ये एक और एक्सॉन है, ये इंट्रॉन है, ये और एक्सॉन है। लेट अस कॉल इट एज E1 E2 एंड E3। ये जो E1 और E2 और E3 को मैं जोड़ रहा हूं, ये तीनों एक्सॉन है, ये मिलकर के क्या बनाते हैं बेटे सिस्ट्रॉन। और इस तरह की जीन को आप क्या कहते हैं बेटे, शाबाश, कि ये क्या है, ये क्या है, स्प्लिट जीन है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे कि ये इंट्रॉन है क्या, ये है किस लिए, तो आप कहेंगे इट इज अ रेमिनिसेंट ऑफ एंटिकिटी, एंटीक फीचर है जीनोम का। और ये जो हम हटाएंगे इसको, इस इंट्रॉन को हटाना पड़ेगा। यूकैरियोट में जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है उसे HNRNA कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। सो सीधा जो बेटे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है जिस टाइम पर इस तरह के मैसेंजर आरएनए को बना रहे हैं, तो मैसेंजर आरएनए डायरेक्टली नहीं बनता है। जो पहली चीज बनती है वो HNRNA को कहते हैं हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। क्वेश्चन नंबर 22, यूकैरियोट्स में कितनी तरह के आरएनए पॉलीमरेज है, आप कहेंगे 3 तरह के हैं आरएनए पॉलीमरेज। 1 के लिए आपको याद रखना है राइबोसोमल आरएनए, 2 के लिए याद रखना है HNRNA प्री mRNA है, जो कि बाद में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के बाद में फाइनल ट्रांसक्रिप्ट में कन्वर्ट होगा। और आरएनए पॉलीमरेज 3 ट्रांसक्राइब करता है ट्रांसफर आरएनए को, जो एडेप्टर मॉलिक्यूल है। ये जबकि प्रोकैरियोट्स में केवल एक ही आरएनए पॉलीमरेज है जो तीनों मेजर सेलुलर आरएनए को डीएनए की टेम्पलेट पे बना देता है। क्वेश्चन नंबर 23, फिर बड़े ध्यान से समझिए, स्प्लिट जीन नहीं है प्रोकैरियोट में। और दूसरी चीज ये है कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन सेम कंपार्टमेंट में हो रहा है। बेटे बड़े ध्यान से मेरी बात समझिएगा, प्रोकैरियोट्स में कोई न्यूक्लियर एनवलप नहीं है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है, और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि एक तो स्प्लिट जीन नहीं है, नंबर 2 उसको ट्रांसपोर्ट नहीं करना है आपने यूकैरियोट्स की तरह। तो आप ये देखेंगे कि एक और क्वेश्चन हम बाद में करेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट्स में कपल्ड हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर 25, इसका मतलब ये है कि ट्रांसक्रिप्ट खत्म होने से पहले जब मैसेंजर आरएनए बनना शुरू हो रहा है, ये डीएनए की टेम्पलेट है, या 3 प्राइम लिखा है या 5 प्राइम, जब आप इसके ऊपर मैसेंजर आरएनए बनाएंगे तो 5 प्राइम एंड से बनाना शुरू करेंगे, इससे पहले कि मैसेंजर आरएनए पूरा बने, क्योंकि ये 5 प्राइम एंड से ही ट्रांसलेट होता है। यहां पर मैं क्या जोड़ दूंगा बेटे, यहां पर मैं क्या जोड़ दूंगा, राइबोसोम, और इसके पूरा बनने से पहले ही इसको मैं क्या करना शुरू कर दूंगा, ट्रांसलेट। ये क्यों हो पाया, क्योंकि सेम कंपार्टमेंट में है। और क्यों हो पाया, क्योंकि इसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है। और क्यों हो पाया, क्योंकि ये मैसेंजर आरएनए
डीएनए बना भी 5 प्राइम एंड से था और ट्रांसलेट भी 5 प्राइम एंड से हो रहा है। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें इंट्रॉन हटा करके एक्सॉन्स को आपस में जोड़ा जाता है? तो आप कहेंगे सर स्प्लाइसिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, आरएनए स्प्लाइसिंग शोज द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ड। आप डीएनए में से इंट्रॉन्स नहीं हटा सकते, आपके पास मशीनरी नहीं है। बड़े ध्यान से समझिए मैंने क्या कहा, इट इज आफ्टर ऑल एन आरएनए वर्ड। यहां पर जो प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है दैट इज इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए, सो दैट इज व्हाई वी से दैट द प्रोसेस ऑफ द स्प्लाइसिंग शोज द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ड। आरएनए वर्ड की डोमिनेंस क्या दिखाती है बेटे? स्प्लाइसिंग। अब आपको यह बताना पड़ेगा, एक और क्वेश्चन नंबर 29 या 30 वो आपसे यह पूछेंगे कि ये जो इनिशिएशन हो गया इसके बाद में क्या चीज सबस्ट्रेट और सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करेगी? तो यहां पर राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है। डीएनए रेप्लिकेशन में आपने डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट दो तरह से यूज किया था, एज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एज सबस्ट्रेट। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, क्या चीज है बेटे? राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है। और यहां पर बेटे कैपिंग की जाती है 5 प्राइम एंड पर। क्या लगाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 31 आप कहेंगे 7 मिथाइल ग्वानोसिन की कैप। और बेटे 3 प्राइम एंड पर क्या की जाती है? टेलिंग। और वो टेलिंग किस तरह से की जाती है? उसमें पॉली ए टेल लगाया जाता है, बहुत सारे एडिनिन रेजिड्यूज को जोड़ा जाता है। इंट्रॉन्स को हटाने के लिए क्या चाहिए? इंट्रॉन्स को हटाने के लिए चाहिए स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स। स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स। कुछ और प्रोटीन्स भी चाहिए लेकिन मेनली याद रखिएगा स्नर्प्स को ये चाहिए। और इंट्रॉन को जोड़कर, इंट्रॉन को हटा करके किसको जोड़ा जाता है? एक्सॉन को जोड़ा जाता है। तो 3 चीजें करी जाती हैं, एक कैपिंग की जाती है, एक टेलिंग की जाती है और एक स्प्लाइसिंग की जाती है। स्प्लाइसिंग आपसे जरूर पूछेंगे, याद रखना बेटे राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन है। और फिर फाइनल ट्रांसक्रिप्ट बनता है, एचएनआरएनए मैच्योर हो जाता है मैसेंजर आरएनए से। इसीलिए मैंने एक और क्वेश्चन आपको कराया था कि अगर अब जो मैसेंजर आरएनए बना है इसकी टेम्पलेट पर एक आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की मदद से अगर आप एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाएंगे तो उसमें इंट्रॉन नहीं होंगे। और क्योंकि प्रोकैरियोट इंट्रॉन को हटा नहीं सकता है तो इस तरह का तरीका प्रोकैरियोट में अगर आपने जीन प्रोडक्ट बनाना है तो बेहतर है कि इस तरह की जीन को इंट्रोड्यूस कीजिए प्रोकैरियोट में जिसमें इंट्रॉन ना हो। और उसका तरीका क्या है कि आप कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यूज कर सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इतनी बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई। यहां से मैंने आपको पूरे क्वेश्चन करा दिए हैं। एचएनआरएनए, स्प्लाइसिंग, टेलिंग, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक किया, खाली ट्रांसक्रिप्शन इसमें किया क्योंकि मेरे हिसाब से ये ट्रांसक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिए, वापस आकर के एक और रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से।